गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसे कि आज सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी जल्दी आया है, तो हमारे विद्यालय के 6-7 बच्चे थे, जिसमें 2-1 लोगों का कंपार्टमेंट आया और बाकी 4 लड़कों का तो अच्छा रिस्पांस दिए। जो परिश्रम करेगा वह जरूर सफल होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं, सभी अभिभावकों से, सभी श्रोताओं से जो सुन रहे हैं, कि हमारी ये प्राचीन इंडियन एसेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम दूसरे प्रकार की थी। उस समय गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो वहाँ जिस अनुरूप बच्चा होता था उसी अनुरूप उसे उस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। तो लेकिन हमारा आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहे उसी क्षेत्र में उसको बराबर जो है प्रोत्साहन देते रहिए। जैसा कि प्राचीन समय में महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडवों को जब शिक्षा दे रहे थे, उस दौरान अर्जुन को धनुर्धर बनाया, भीम को गदाधारी बनाया। यदि दोनों लोगों को उनसे कहते कि आप गदाधारी बनिए, उनसे कहते आप भी जो धनुर्धर बनिए, घुड़सवार बनिए, तो संभवतः एक साथ तीनों कार्य संभव नहीं हो पाता, तो आज विश्व का धनुर्धर नहीं होते। उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सचिन तेंदुलकर के माता पिता उनसे कहते हैं केमिस्ट्री का आईआईटी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, चलो इसकी तैयारी करो, तुम्हें इतना पढ़ना है, तो आज वो क्रिकेट का भगवान ना कहलाते। इसी तरह लता मंगेशकर थी, वह भारत की स्वर कोकिला ना कहलाती। इस तरह तो उस बच्चे के उसके इच्छा के अनुसार उसको शिक्षा थोपनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती तो कक्षा 6, 7, 8, 10 तक तो किया जा सकता है, लेकिन इंटर करने के बाद उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो हमारा जैसे कि हमारे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में 1935 में लॉर्ड मैकाले ने जब नई शिक्षा नीति लागू किया था, तो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उसने क्या किया, 1835 में ब्रिटिश की शिक्षा प्रणाली को लाया, उसने भारतीय शिक्षा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, और उसका उद्देश्य था कि भारतीय लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना, अपने शिक्षा को थोप कर भारतीय लोग को गुलाम बनाना। तो वही शिक्षा प्रणाली मैकाले की आज तक हमारे यहाँ चली आ रही। कुछ संशोधन तो हुआ, लेकिन जितना होना चाहिए टेक्नोलॉजी के रूप में उतना नहीं हो पाएगा, इन्हीं शब्दों के साथ आज का शुभ विचार मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों को दे करके फिर आपको अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ। अगर तुम अंधों की दुनिया में पहुंच जाओ तो अपनी आंखें की घोषणा मत करना। अगर तुम अंधों की दुनिया में पहुंच जाओ तो अपनी आंखों की घोषणा मत करना। अर्थात आपके पास एक ज्ञान है तो उस ज्ञान को कहीं इस तरह मत उजागर होने, नहीं तो अज्ञानी लोग आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वे तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि अंधे बर्दाश्त न कर सकेंगे कि तुम आंख वाले हो। शायद आप अर्थ इसका समझ गए। दूसरा, खुद पर भरोसा रखना सीखो, किस्मत भी वही बदलती है। खुद पर भरोसा रखना सीखो, किस्मत भी वही बदलती है। जो डर के आगे बढ़ जाते हैं इनकी ही कहानी बनती है। तीसरा, जमीन अच्छी, खाद अच्छा, परंतु पानी खारा तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे, कर्म भी अच्छे, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं। तो जिस प्रकार से घर का माहौल होता है, विद्यालय का परिवेश तो आपको देता है पढ़ने लिखने के लिए, लेकिन घर पे आपका बच्चा कोई कॉपी किताब नहीं खोलता है, तो वहाँ पेरेंट्स का ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा घर पर कितना मेहनत स्ट्रगल कर रहा है। यदि उसके अनुरूप उसको फल नहीं मिलता तब तो कष्ट होता है। लेकिन किताब केवल विद्यालय में 4 घंटा आप पढ़ करके छोड़ देते हैं, बाकी आप मस्ती घर पर जाकर सोते हैं, तो ऐसा उम्मीद न करिए कि आपको सही परिणाम मिलेगा। तो चौथा है, इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। मतलब निकलते ही बड़े से बड़े रिश्ते भी हल्का पड़ जाते हैं।
मतलब निकलते ही बड़े से बड़े रिश्ता हल्का पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से है कि मतलब निकल गया, हम यूं जा रहे हैं जैसे हमें पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो हमें जानते नहीं। तो आज का टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का संक्षिप्त रूप में। सेवा क्षेत्र तृतीय, इसमें सूक्ष्म बौद्धिक कार्य से लेकर सूचना, पर्यटन, होटल, शिक्षा तक का क्षेत्र शामिल है। इसका योगदान सर्वाधिक 58% है। सरकार द्वारा एफडीआई के दायरे को बढ़ाने चालू बजट एवं रक्षा एवं बीमा 49% एफडीआई से सेवा क्षेत्र में विकास जारी है। जनसंख्या, चीन के बाद भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला विश्व में देश है। 7 अरब में से 17.5 जनसंख्या केवल भारत की है। यूएनओ के एक आकलन में 2028 में भारत का विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा। 1991 में, जब आज़ादी के बाद 1991 में भारत की प्रथम जनगणना हुई, उस समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ के लगभग थी, जो अब लगभग 4 गुना बढ़ चुकी है। जबकि खाद्यान्न उत्पादन सन 2000 ईस्वी के स्तर पर भुखमरी एवं कुपोषण में भारत का विश्व में नंबर 1 होने का यही कारण है कि भारत की खाद्यान्न वृद्धि दर में जनसंख्या के सापेक्ष वृद्धि नहीं हो पाई है। भारत को आज लगभग 350 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है, लेकिन उतना पर्याप्त हमें नहीं मिल पा रहा। जनसंख्या नीति, आजादी के बाद सर्वप्रथम 1952 में, किंतु नवीनतम नीति 2000 में, जिसमें जनसंख्या की स्थिर रहने का लक्ष्य 2070 तक है। उत्पादक रैंक, दुग्ध, मेंथाल, मसाले, नारियल, दलहन, केले, आम, आंवला आदि में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। गेहूं, चावल, कपास, सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का द्वितीय स्थान है। सोने की चिड़िया, प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि जब अतीत में ब्रिटिश राज के पूर्व एवं मुख्यतः प्राचीन काल में भारत एक समृद्धशाली देश था, इसका निर्यात अधिक था, औसत जीवन स्तर उच्च था। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था। उन्होंने अपने उन्हीं को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है। पूंजीवाद किंतु कल्याणकारी अर्थशास्त्र का समर्थन किया। ग्लासनास्ट, इसका अर्थ है खुलापन। पेरेलोइका का अर्थ है पुनर्निर्माण। पूर्व एवं सोवियत संघ द्वारा अपनाई गई नीति। आयरन कर्टन सोवियत संघ की व्यवस्था हेतु। बैम्बो कर्टन या चीन की व्यवस्था हेतु शब्दावली है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट हेतु ब्रिटिश और औपनिवेशिक आर्थिक शोषण उत्तरदायी रहा है। जब यहाँ अंग्रेजों का शासन आया तो वहाँ भारतीयों के प्राकृतिक स्रोतों का वो दोहन करते गए और यहाँ से उठा ले जाकर कच्चे माल को अपने यहाँ बनाते थे, वहाँ से अच्छे माल को बना करके भारत में लाकर सप्लाई करते थे, जिसके कारण यहाँ की इंडस्ट्री वगैरह सब समाप्त हो गई। मुख्य रूप से जो काटन का उद्योग था उसमें नुकसान हुआ। तो इसका अच्छे ढंग से दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। दादा भाई की सबसे लिखी अच्छी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। इसमें ब्रिटिश नीति की तुलना ड्रेनेज सिस्टम अर्थात जल निकास प्रणाली से की गई है, जिसके माध्यम में भारतीय संसाधनों का दोहन लगभग 200 वर्षों तक विदेशी शक्तियों द्वारा होता रहा। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन में
बदल गया। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुई। कब हुई? 18वीं शताब्दी में के मध्य में ब्रिटेन में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से हुई। ब्रिटेन की औद्योगिक समृद्धि भारत के आर्थिक शोषण पर निर्भर थी। भारत का वस्त्र उद्योग ब्रिटिश वस्त्रों के आयात से पूर्णतः नष्ट हो गया। लॉर्ड बेंटिंग ने माना था कि उत्तर भारत का मैदान बुनकरों की हड्डियों से श्वेत हो गया था। इन्हीं शब्दों के साथ अगली टॉपिक हम आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से मिलेंगे। फिर इन्हीं शब्दों के साथ आप श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन मेरा एक खास निवेदन है सभी अभिभावकों, सभी विद्यार्थियों से, इच्छा अनुसार अपनी पढ़ाई करिए और माता पिता के साथ उनसे सलाह लीजिए कि हम इस चीज करना चाहते हैं। जबरदस्ती कोई गार्जियन किसी भी बच्चे के ऊपर जबरदस्ती शिक्षा थोपने की कोशिश ना करे, नहीं तो बच्चा एक दिन आपका बेकार हो जाएगा, किसी क्षेत्र लायक नहीं रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।